ये सच्ची कहानी उन मासूम बच्चों की है जिन्हें साइको किलर ने बेरहमी से मार दिया था। पुलिस को बच्चों की डेड बॉडीज कई सालों के बाद मिली और तब तक केस खत्म हो गया था। तो आइए देखते हैं साउथ कोरिया के साइको किलर की सच्ची कहानी को। तो कहानी शुरू होती है डेगू सिटी के छोटे से टाउन से, जहां पर हमें वॉन यॉन, ग्यू चैन और जियोंग नाम के बच्चों को दिखाया जाता है। इन बच्चों की उम्र 9 से 13 साल की थी। 26 मार्च 1991 इलेक्शन के दिन थे। पुलिस और अथॉरिटीज इलेक्शन में बिजी थी। पांचों बच्चे खेलने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। बच्चे काफी खुश थे, लेकिन मासूम बच्चों को नहीं पता कि आज के बाद वो किसी को नहीं मिलेंगे। अब बच्चों के ना मिलने के कारण उनके माँ बाप पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं, पर इलेक्शन के दिन होने के कारण पुलिस ऑफिसर उन्हें ये बोल के जाने को कहते हैं कि आपके बच्चे खेल के वापिस आ जाएंगे। लेकिन माँ बाप के फोर्स करने के बाद पुलिस और आर्मी बच्चों की खोज में लग जाती है, पर काफी दिनों की सर्च के बाद बच्चों से जुड़ा कोई क्लू नहीं मिलता। अब बच्चों का किडनैप होना एक बड़ी न्यूज़ थी, इसलिए मीडिया वाले पेरेंट्स को लेके लाइव टेलीकास्ट करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हो कि मीडिया को मसाला चाहिए, और पेरेंट्स को रोता हुआ दिखाकर मीडिया को अच्छी खासी टीआरपी मिल रही थी। बच्चों के केस पर ऑफिसर पार्क को साइन कर दिया जाता है, जो कि हर घर के फोन पे ट्रैकिंग डिवाइस लगा के पेरेंट्स को गाइड करता है कि अगर किसी किडनैपर की कॉल आई तो हम उसे ट्रैक कर लेंगे। पर पुलिस की धीमी गति को देख पेरेंट्स मीडियम के पास जाते हैं, पर इसका कोई परिणाम नहीं मिला। बच्चों के मिसिंग पोस्टर पूरे साउथ कोरिया में लगा दिए जाते हैं, पर केस को कोई क्लू नहीं मिला। और ऐसे ही धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। बच्चों से जुड़ी कोई खबर नहीं मिलती, लेकिन पेरेंट्स अब भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। 96 हमें रिपोर्टर कैंग को दिखाया जाता है, जिसे डॉक्यूमेंट्री में हेराफेरी करने के कारण अथॉरिटी सस्पेंड कर देती है। इसलिए वापस कम बैक करने के लिए कैंग ने इन्हीं बच्चों का केस ले लिया, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कैंग को नहीं मिल सकती। कैंग को प्रोफेसर वैंग की रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, जहां प्रोफेसर का कहना था कि बच्चों का किडनैप होना इलेक्शन में अशांति पैदा करना था। प्रोफेसर के कॉन्फिडेंस को देख कैंग के दिमाग की घंटी बजी कि प्रोफेसर की मदद से मैं केस को सुलझा सकता हूं। कैंग जाके प्रोफेसर को मिलता है, जहां प्रोफेसर उसे कहता है कि बच्चों के किडनैप होने से इलेक्शन में अशांति पैदा हुई, जिस कारण पुरानी पार्टी फिर से सत्ता में आई। प्रोफेसर का कहना था कि बच्चों की किडनैपिंग में किसी एक पेरेंट्स का हाथ है, और मुझे लगता है बच्चों की किडनैपिंग में जियोंग के माँ बाप का हाथ है। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लेके बच्चों को किडनैप किया होगा कि मामला शांत होने के बाद हम बच्चे वापस ले आएंगे। कैंग ऑफिसर पार्क को प्रोफेसर की थ्योरी बताता है, पर पार्क इस पे ध्यान नहीं देता। प्रोफेसर कैंग को जियोंग की माँ की फोन रिकॉर्डिंग सुनाता है कि मिसिंग होने के 2 महीने बाद जियोंग ने अपनी माँ को कॉल की थी। ये आवाज़ जियोंग की थी। उसकी माँ ने आवाज़ को पहचान लिया था, लेकिन सवाल ये है कि पता होने के बावजूद भी जियोंग की माँ ने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने फ़ोन को ट्रैक करने की जगह काट दिया। अगर उस दिन जियोंग की माँ फ़ोन को ट्रैक कर लेती तो जियोंग की लोकेशन मिल सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, ये जानने के बावजूद भी कि उसका बेटा 2 महीने से किडनैप है। प्रोफेसर कैंग को कहता है कि जियोंग के पेरेंट्स ने ही बाकी बच्चों को किडनैप करके पॉलिटिशियन से पैसे लिए होंगे ताकि इलेक्शन उनकी पार्टी जीते। कैंग फिर से पार्क को प्रोफेसर की थ्योरी बताता है कि हम केस को सुलझा सकते हैं, बस हमें प्रोफेसर की थ्योरी के हिसाब से चलना होगा। लेकिन पार्क का कहना था कि पेरेंट्स बच्चों के गम में मर चुके हैं, प्रोफेसर की थ्योरी उन्हें फिर से मार देगी। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि कैंग और प्रोफेसर केस को सुलझा के साउथ कोरिया में फेमस होना चाहते हैं, यानी कि किसी को बच्चों की कोई फिक्र नहीं। हर कोई सिचुएशन को देख अपना बेनिफिट निकालने में लगा है, फिर चाहे बच्चों के माँ बाप को ही क्यों ना ब्लेम करना पड़े। गुत्थी को सुलझाने कैंग और प्रोफेसर जियोंग के घर पहुंचते हैं, जहां जियोंग की दादी अपने बेटे को देख अजीब सा इशारा करती है, मानो जैसे जियोंग के पिता ने किसी को मार दिया हो। जियोंग के पिता दोनों को कहते हैं कि जिस दिन जियोंग की कॉल आई थी तो मेरी बीवी ने गलती से ट्रैकिंग बटन की जगह दूसरा बटन दबा दिया। प्रोफेसर को पता चलता है कि घर में रिसेंटली कंस्ट्रक्शन का काम करवाया गया, जिसके बाद प्रोफेसर जियोंग के पिता को
किसी से चोरी बात करते सुनते हैं, जो कि बच्चों की किडनैपिंग को लेके बात कर रहे थे कि हमें प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखनी चाहिए। ज्यूंग के पिता का ऐसे बात करना प्रोफेसर को काफी अजीब लगा, और जब प्रोफेसर ने वॉशरूम जाने की बात करी तो ज्यूंग के पिता काफी डर गए थे। प्रोफेसर अपनी थ्योरी बनाता है कि ज्यूंग की दादी माँ ने 2 उंगलियां काटने का इशारा क्यों किया। अब यहाँ पे प्रोफेसर का मानना था कि बच्चे ज्यूंग के घर में दफन मिलेंगे, और हो सकता है पैसों के लालच में ज्यूंग के पेरेंट्स ने बच्चों को मार दिया हो, और उसी चीज का गिल्ट उनके अंदर होगा। उन्होंने बच्चों को मार के घर में दफन कर दिया, और कंस्ट्रक्शन का काम इस चीज का एविडेंस है। कैंग ऑफिसर पार्क को प्रोफेसर की थ्योरी बताता है कि ज्यूंग की दादी माँ ने हमें 2 उंगलियां कटने का इशारा किया था, पर पार्क उसे कहता है कि अम्मा का मतलब ये था कि तुम दोनों का कटने वाला है। ऑफिसर पार्क कैंग को भगा देता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रोफेसर और कैंग फिर से ज्यूंग के पिता को मिलते हैं, जहां प्रोफेसर ज्यूंग के पिता को कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि सस्पेक्ट आप हो, तुमने अपने ही घर में बच्चों को दफन कर दिया। अब ये सुनने के बाद ज्यूंग के पिता प्रोफेसर को थप्पड़ मार देते हैं कि अगर मैं बेगुनाह साबित हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। प्रोफेसर और कैंग अथॉरिटी के पास जाते हैं। वो सारे एविडेंस और थ्योरी अथॉरिटी के सामने रखते हैं, जिसे देख अथॉरिटी दोनों को ज्यूंग के घर की तलाशी लेने की परमिशन दे देती है, पर घर में किसी की डेड बॉडी नहीं मिलती। प्रोफेसर ज्यूंग की दादी को सामने लाता है कि अम्मा सब जानती है, अम्मा ने हमें उस दिन इशारा किया था। पर यहाँ पे सबको पता चलता है कि ज्यूंग की दादी माँ दिमागी तौर से बीमार है, और ऐसे इशारे वो सबको देख के कर रही थी। ज्यूंग के पिता का बेगुनाह साबित होना कैंग और प्रोफेसर पर भारी पड़ा। जनता दोनों पर चिल्लाने लगती है कि बच्चों को ढूंढने के बजाय तुमने माँ बाप को ही ब्लेम कर दिया। ज्यूंग के पेरेंट्स के बेगुनाह साबित होते ही कैंग को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और प्रोफेसर को काम से निकाल दिया। और फिर कुछ दिनों बाद कैंग की वाइफ ने बेटी को जन्म दिया, और अपनी बेटी को देख कैंग को ज्यूंग के पेरेंट्स के दर्द का एहसास हुआ। अब ऐसे ही कई साल बीत गए और कहानी 2002 से शुरू होती है, जहां ज्यूंग के पिता अपने दोस्त को कहते हैं कि हमारे बच्चे कितने बड़े हो चुके होंगे। बच्चे के इंतजार ने ज्यूंग के पिता को कैंसर दे दिया, जिस कारण कुछ ही दिनों में ज्यूंग के पिता की मौत हो जाती है। जिसके बाद मौसम खराब होने के कारण पहाड़ों की मिट्टी ढलने लगी, और मिट्टी ढलते ही कुछ लोगों को बच्चों की डेड बॉडीज मिलती है, और ये बच्चे वही हैं। 10 साल बाद बच्चों की डेड बॉडीज मिली। पुलिस आके डेड बॉडीज को रिकवर करती है, जहां बच्चों के कपड़े देख माँ बाप पहचान जाते हैं कि ये डेड बॉडीज हमारे बच्चों की है। न्यूज़ को देख कैंग लोकेशन पे पहुंचता है, जहां बच्चों के माँ बाप उसे कोसने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ज्यूंग के पिता गिल्ट में मर गए, तुमने उसी पे बच्चों का इल्जाम डाल दिया, उसकी मौत का कारण तुम हो। अब इसके बाद कैंग को क्राइम सीन पे प्रोफेसर मिलता है, जो कि अब तक बच्चों के केस को लेके थ्योरी बना रहा था। प्रोफेसर का कहना था कि ज्यूंग के पिता ने बच्चों को मार के यहाँ दफना दिया होगा। प्रोफेसर की बातें सुन कैंग उसको मारने लगता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का ऐसा हाल हुआ। कैंग डॉक्टर से बच्चों के मरने का कारण पूछता है, जहां डॉक्टर कैंग को कहता है कि बच्चों को वहीं मार के दफना दिया था, और बच्चों के सर पे गहरी चोट के निशान हैं, जैसे किसी छोटी और लोहे की चीज से मारा हो। पर यह कहना मुश्किल है कि बच्चों के सर पे किस चीज से मारा। डॉक्टर का कहना था कि किलर ने बच्चों के साथ एक गेम खेली, जहां पर बच्चों के चेहरे को कपड़े से कवर करके उन्हें मार दिया, क्योंकि इतने बच्चों को एक साथ मारना काफी मुश्किल था। किलर ने बच्चों को बहुत ही बेरहमी से मारा, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किलर ने बच्चों पर किसी चीज़ का गुस्सा निकाला। वो किलर एक साइकोपैथ है। कैंग ऑफिसर पार्क से ये जानने की कोशिश करता है कि ये घिनौना काम किसने किया। पार्क उसे कहता है कि बच्चों के किडनैप होने से पहले वो किसी फिशरमैन को मिलते थे, जो कि बच्चों को अक्सर स्नैक्स दिया करता था। उसने बच्चों को खाना खिला के भरोसा जीता, और फिर मौका मिलते ही उसने बच्चों को मार दिया। अब इसके बाद पार्क कैंग को कहता है कि मैंने एक आदमी को ज्यूंग के घर के बाहर देखा था, लेकिन मेरे बात करने से पहले वो अपनी कार लेके भाग गया। लेकिन बाद में मैंने उससे सवाल जवाब किए कि तुम कार लेके क्यों भागे, पर जैसे तैसे बात घुमा के वो आदमी बच गया। लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि ये बंदा साइको किलर है, इसी ने उन बच्चों को मारा।
पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुझे उसे छोड़ना पड़ा। अब कुछ ही दिनों में केस खत्म होने वाला था, क्योंकि 15 साल बीत चुके हैं, यानी कि वो किलर खुलेआम घूम सकता है और पाक इस चीज की उम्मीद में है कि वो किलर कोई गलती करे। अब इसके बाद कैंग डेड बॉडीज की लोकेशन पे जाके वही गेम खेलता है जो कि किलर ने बच्चों को मारने से पहले खेली थी, जिससे कैंग समझ आता है कि बच्चों को किलर ने कैसे मारा। थोड़े दिन बाद पाक कैंग को उसी आदमी की फोटो और पता भेजता है जो कि कार को लेके भाग गया था। उस आदमी का नाम है जो, और अक्सर लोगों ने उसे टॉन के आसपास फिशिंग करते देखा। जो के घर पहुंच के कैंग को बच्चों से जुड़ी चीजें मिलती हैं और पास पड़ी बुक्स की नोट को देख कैंग समझ आता है कि यही असली किलर है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि बच्चों के कपड़ों की नोट बिल्कुल सेलर जैसी थी। कैंग को पाक की बताई बात याद आती है कि साइको किलर जो ने बच्चों को मारना शुरू किया है, और तभी शहर में फिर से खबर फैलती है कि 2 बच्चे मिसिंग हैं। ना तो कोई एविडेंस मिला और ना ही बच्चे। जो को कैंग के बारे में पता चल चुका था, इसलिए कैंग की डिटेल निकाल के वो कैंग की बेटी को किडनैप कर लेता है, पर जल्दी ही जो कैंग की बेटी को छोड़ देता है। और ये एक वार्निंग थी ताकि कैंग उससे दूर रहे। गुस्से में कैंग जो के काम पे पहुंचता है, जहां पर कैंग को पता चलता है कि जो एक बुचर है। जो की सीट पर कैंग को उसी तरह के निशान मिलते हैं जो कि बच्चों की बॉडी पर थे। जो के वेपन्स देख कैंग समझ आता है कि जिन औजारों से जानवरों को मारा जाता है उन्हीं से जो ने बच्चों को मारा। कैंग नोटिस करता है कि जो जानवरों को मारते समय काफी एंजॉय कर रहा था। अब यहाँ पर दोनों में छोटी सी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ कैंग जो को धमकी देता है कि मेरी बच्ची से दूर रहना। जो कैंग को कहता है कि मुझे बच्चों का खून अच्छा लगता है, अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरा पीछा छोड़ दो। अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए कैंग जो का पीछा छोड़ देता है, और कहानी के आखिर में सभी पेरेंट्स को उनके बच्चों के स्केलेटन दे दिए जाते हैं ताकि वो उनका फ्यूनरल कर सकें। जियोंग की माँ से कैंग आके माफी मांगता है कि हमने आपके साथ गलत किया, हमें माफ कर देना। और तभी जियोंग की माँ उसे कहती है कि वो कॉल किसी ने मजाक में की थी, वो मेरे बेटे जियोंग की आवाज नहीं थी, पर मैंने अपने पति को झूठ बोलने को कहा ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तेजी से करे। जियोंग की माँ कैंग को कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, और मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि बच्चों को मारने वाला आज तक पकड़ा नहीं गया। तो ये थी उन बच्चों की कहानी जिन्हें साइको किलर ने बेरहमी से मार दिया था।